हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 17 आई थिंक of chapter stoichiometry. In this video lecture we will be discussing some more concepts regarding the stoichiometry portion, जैसे कि limiting reagents क्या होते हैं, percentage yield क्या होता है, percentage purity क्या होता है ना, ये सारी बातें। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का हम लोगों के लिए, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट? तो इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस, यानी केमिकल, इन अ रिएक्शन involving more than one reactants which is taken in less amount than required। यानी कहने का ये मतलब हो गया कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस उसके रिक्वायर्ड अमाउंट से कम मात्रा में लिया हुआ होता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई रिएक्शन है कुछ ऐसा, जैसे a प्लस 2b गिव्स 3c। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 10 मोल लिया हुआ है और ये 15 मोल लिया और ये 0। तो अब अगर देखा जाए तो 10 मोल ए के 1 मोल को खत्म करने के लिए बी का जो है वो 2 मोल लगता है। तो ए के 1 मोल को खत्म करने के लिए बी का कितना मोल लगता है? तो 2 मोल लगता है, यानी डबल। तो 10 मोल को खत्म करने के लिए लगेगा कितना? 20 मोल। लेकिन यहाँ पर मैं कितना लिया हुआ है? यहाँ पर मैं 15 मोल, यानी जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उससे कम मात्रा लिया गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ जो बी है अपना, ये बी काम कर रहा है एक लिमिटिंग reagent की। B is working as a limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो स्पेसिफाइड अमाउंट से कम मात्रा में जो लिया हुआ होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट। अब दूसरी बात कि ये रिएक्शन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये सबसे पहले खत्म हो जाए, यानी इट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट। लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो सबसे पहले खत्म होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और कुछ बातें, तो जैसे लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ये लिमिट करता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, कि मतलब रिएक्शन कितने देर तक चलेगा ये किससे स्पेसिफाई होता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता चलता है। दूसरी बात, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा वो किससे पता चलता है? तो ये भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता चलता है। ठीक है, अब कैसे इस बात को हम लोग प्रूव कर लें एक बार। जैसे यही रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स, सॉरी हम मान लेते हैं, चलो यही रिएक्शन लिया जाए, 2a प्लस 3b गिव्स 4c, मान लेते हैं ये रिएक्शन। अब हम बोलते हैं ये 10 मोल लिया हुआ है और ये भी 10, ये मान लेते हैं ये भी चलो 10 मोल। ठीक है, तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में देखें, अगर एनालाइज करना चाहें कि सी कितना बनेगा और ए के रेस्पेक्ट में देखें, तो विद रेस्पेक्ट टू ए हम ये आंसर करेंगे कि ए के और सी के बीच में क्या रिलेशन है? तो 2 से बनता है 4, मतलब डबल। तो 10 से कितना बनना चाहिए? 20 मोल। लेकिन अगर हम यही आंसर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या आंसर करेंगे कि भाई 3 से बनता है 4, तो 10 से बनना चाहिए 4/3 इंटू 10, ये बनना चाहिए। 3 से बनता है 4, तो 1 से कितना बनेगा? तो 4/3 बनेगा। तो 10 से कितना बनेगा? तो 4/3 इंटू 10 बनेगा। सिंपल। तो ये आ जाता है 40/3, यानी 13.33। तो अब कौन सा आंसर सही है? ये 20 मोल सही है या 13.33 सही है? सो वी विल नो कि भाई ये 13.33 एक्चुअल में करेक्ट है और ये 20 मोल असल में गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा
कि ए के 2 मोल के लिए बी का 3 मोल चाहिए, ए के 2 मोल के लिए बी का 3 मोल चाहिए। तो ए के 2 के लिए अगर बी का 3 चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिए? 10 के लिए कितना चाहिए होगा फिर? तो फॉर 10 इट वुड रिक्वायर 15 मोल्स। तो बी जो है वो तो 10 ही मोल है, यानी रिक्वायर्ड कितना है? 15 मोल, लेकिन लिया हुआ कितना है? तो 10 ही मोल लिया हुआ है, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लिया हुआ है। तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर, बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो बी के रेस्पेक्ट में जो आंसर आ रहा है वही आंसर करेक्ट होगा, यानी 13.33। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर बी का 10 मोल खत्म हो जाएगा तो ए का कुछ मोल बचा हुआ रह जाएगा। तो ए का ये जो 10 मोल है वो दिखाने के लिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि बी जो है वो पहले खत्म हो जाएगा। तो बी अगर खत्म हो जाएगा तो ए रिएक्ट किसके साथ करेगा? अकेला तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इट वुड रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ बी, और बी खत्म ही हो गया तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। तो ये बात को समझ लें कि रिएक्शन जो होता है उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा ये एनालाइज होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी बात, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। आप कैसे पहचानिएगा कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? तो इसको पहचानने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कि जितने भी मोल्स दिए हुए हों, गिवन मोल्स गिवन मोल्स को उनके खुद के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, और जिसका भी ये वैल्यू मिनिमम आ जाता है वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर से समझ लें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको, जिसके लिए भी ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगा, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ जैसे यहां पर मैं अब हम लोग समझे, अच्छा ये क्वेश्चन है, उससे पहले जैसे यहाँ पर मैं अगर हम लोग समझे कि ए का 10 मोल है तो 10 को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा? 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया? 10। और यहाँ स्टोइकियो 2 है तो 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना है? 7.5। तो आप समझ जाइए कि ये वैल्यू कम आ रही है, यानी बी इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर में देखते हैं 10 मोल और 10 मोल, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं 3.33 आएगा, ये वैल्यू कम आई है, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। सारे रिएक्शन का जितना भी एनालिसिस होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट ही किया जाता है, यानी all calculations are done with respect to limiting reagent. all calculations all calculations with respect to limiting reagent. अब चलिए जैसे क्वेश्चन को देखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ, इक्वल वेट ऑफ x एंड y आर रिएक्टेड टू फॉर्म x2y3। रिएक्शन भी यहाँ पर मैं लिख दिया है। x is the limiting reagent, y is the limiting reagent, no reactant is left over and mass of it is double the mass, cannot say। अब मान लेते हैं ये ऐसा दिया हुआ है, देखिए 2x प्लस वाई 3y गिव्स x2y3, ये रिएक्शन दिया हुआ है। एटॉमिक वेट जो x का है वो है 36, y का है 24, और बोलता है इक्वल वेट लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं इक्वल वेट का मतलब 72 ग्राम। ऐसा क्यों मान रहे हैं 72 ग्राम? क्योंकि ये 36 और 24 दोनों से डिविजिबल नंबर है, इसलिए अब इक्वल मानना है, x और x मानते हैं हम कोई नंबर ही मान लेते हैं। चलिए तो ये 72 ग्राम मान लिए, ये भी 72 ग्राम मान लिए। तो x का मोल कितना आ जाएगा? तो मोल आ जाएगा 72 बाई 36 यानी 2 मोल। y का मोल कितना आ जाएगा? तो 72 बाई 24 यानी कि 3 मोल। अब देखिए यहाँ कि आप 3 को 3 से डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो भी 1 आएगा, यानी दोनों में वैल्यू 1 1 ही आ रहा है, यानी किसी का वैल्यू जो है वो मिनिमम नहीं है, दोनों का ही वैल्यू इक्वल आ गया, यानी यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी रिएक्टेंट कम मात्रा में लिया हुआ नहीं है ना, कोई भी रिएक्टेंट कम मात्रा में लिया हुआ नहीं है, तो दोनों एकदम पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लिया हुआ, कि जैसे इसका 2 मोल के लिए इसका 3 मोल लगता है, तो यहाँ भी देखिए 2 मोल ही लिया हुआ है और 3 ही मोल लिया हुआ है, तो अगर इसका 2 मोल खत्म होगा तो इसका 3 मोल भी खत्म हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट में कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। तो नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर एंड मास ऑफ x2y3 फॉर्म्ड इज डबल द मास ऑफ x टेकन। अच्छा हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। ये तो कैसे डबल द मास? वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि आपने अगर 72 ग्राम लिया तो 144 ही बनने वाला है। आंसर वुड बी ऑप्शन सी। सच केसेस आर सेड टू बी टेकन इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इसे हम लोग कहते हैं
स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। मान लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हो ऐसा कि N2 plus 3H2 gives 2NH3। लेट अस सपोज कि ये लिया गया है 34 ग्राम। एक सेकंड सॉरी, 34 नहीं, मान लेते हैं ये लिया हुआ है 56 ग्राम और ये लिया हुआ है 10 ग्राम। और सवाल बोलता है पहला, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा एक बात और आप समझ जाइए, अगर किसी रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा, तो कोई ऐसा भी केमिकल होगा जो बाद में खत्म होगा या बच जाएगा। बाद में खत्म क्या होगा, वो बच ही जाएगा, बेसिकली खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट अगर कोई एक केमिकल अगर खत्म हो गया तो फिर तो रिएक्शन के लिए तो 2-3 केमिकल जो भी हैं वो सारे चाहिए। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट, रिएक्शन फिर कैन नॉट टेक प्लेस। इन एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट, रिएक्शन देन कैन नॉट टेक प्लेस, है ना, ये बात समझ में आती है। तो एक्सेस रिएजेंट बच ही जाता। तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट यानी अमोनिया फॉर्म्ड। तीसरा पॉइंट जो बताना है वो है फाइंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए कैसे। सबसे पहला, नंबर ऑफ मोल N2 का कितना आएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल N2 का आ जाएगा 2 मोल। और नंबर ऑफ मोल H2 का कितना आ जाएगा, तो 10/2 H2 का मोलर मास होता है यानी 5 मोल। तो हमारे पास जो रिएक्शन है यहाँ हो गया 2 मोल और यहाँ हो गया 5 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें से, 5/3 ये 1.67 के करीब आएगा, 2/1 तो ये तो 2 ही आ जाएगा। तो ये ही अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमें इसी के हिसाब से चलना है। तो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, पहला सवाल सॉल्व। गिवन नंबर ऑफ मोल्स को उनके खुद के स्टोइकियो से डिवाइड किए, जिसका वैल्यू मिनिमम आया वो लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट को देखा जाता है, तो हम बोलेंगे पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, H2 के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे अमोनिया कितना बनेगा, तो 3 मोल से बनता है 2 मोल, यहाँ है 5 मोल, तो 5 मोल से कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2/3 गुने 5। आप x लेकर के भी बना सकते हैं रेशियो के आधार पे, कि 3:2 5:x, है ना, रेशियो तो पढ़ा है आपने, 3:2 5:x मतलब 3/2 5/x। तो ऐसे भी वैल्यू आ जाएगा 10/3, जैसे यहाँ आ रहा है अभी 10/3। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बात समझ में आती है। तो 10/3 मोल बनेगा, सॉरी कितना बनेगा, 10/3 मोल बनेगा। डन है। तो 10/3 मोल का मास कितना है, 10/3 इंटू 17 ग्राम पर मोल, तो 170/3। तो ये आ जाएगा करीब करीब 5 और फिर उसके बाद 20 तो 26.67। दूसरे पे बात करते हैं, फाइंड द मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। अब एक्सेस रिएजेंट की बात करें तो अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो नाइट्रोजन ही जो है अपना, नाइट्रोजन वुड बी द एक्सेस रिएजेंट, ये आ जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब अगर इस हिसाब से चलते हैं हम लोग तो देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या रिलेशन है, इसके 1 मोल को लगता है हाइड्रोजन का 3 मोल। यहाँ हाइड्रोजन का 5 मोल लिया हुआ है तो नाइट्रोजन का कितना मोल लगेगा, लेट अस सपोज x मोल लगेगा। तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू x/5। देयरफॉर x की वैल्यू आएगी 5/3। कितना मोल लगेगा, 5/3। लेकिन हमने ले करके कितना रखा है, तो 2 मोल, और 2 मोल में से कितना चला गया, तो 5/3 मोल तो लग जाएगा ना। जैसे 3 मोल को तो 1 मोल लगता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल को नाइट्रोजन का 1 मोल लगता है, तो 5 मोल हाइड्रोजन को x मोल लगेगा और इस x की वैल्यू आ रही है 5/3 मोल। लेकिन हमारे पास कितना है, 2 मोल, तो बच जाएगा कितना, यानी लेफ्ट की अगर बात करें, लेफ्ट ओवर की बात करें तो 2 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 मोल क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो अगर 1/3 मोल लेफ्ट है तो इसके मास को देखा जाए तो इट वुड बी 1/3 इंटू 28 यानी कि 9, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.33। ठीक है, ये 9.33 ग्राम।
इतना बच जाएगा। 56 ग्राम में से 9.33 ग्राम विल बी लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है और देख लिया जाए। एक नहीं, कई क्वेश्चंस है, चलिए देख लिया जाए। जैसे ये एक सवाल है, एन अमाउंट ऑफ 0.3 मोल ऑफ SrCl2 रिएक्ट्स विद K3PO4। रिएक्शन क्या देता है? रिएक्शन देता है SrPO4 इधर 2 इधर 3 प्लस KCl। ठीक है, अब देखिए आप इसको एक बार फिर से हम लिख दे, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा SrCl2 है, K3PO4 है। ठीक है, तो Sr और PO4, तो Sr पे 2 प्लस है, PO4 पे 3 माइनस होता है ना, तो ये आ जाएगा Sr3PO4 होल ट्वाइस और इधर आ गया KCl। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 6 KCl और रेस्ट ऑफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बोलता है ये 0.3 मोल लिया हुआ है जबकि K3PO4 0.2 मोल लिया हुआ है। क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? आइए चेक करते हैं। डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.1 ये भी 0.1, यानी ये वैल्यूज क्या आई हैं? ये वैल्यूज सेम आई हैं। इफ द वैल्यूज आर सेम देन देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट ओवर, है ना, यहाँ किसी प्रकार का लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मौजूद है। तो अगर हमसे पूछता है कि द मैक्सिमम मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि KCl के SrCl2 के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 से बनता है 6। चलिए देखिए, 3 से बनता है 6, तो 3 से बनता है 6 मतलब डबल, तो यहाँ पर में 0.3 है तो कितना बनेगा? 0.6 मोल बनेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 0.6 मोल। मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, ये अनबैलेंस्ड है। अगेन इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। ठीक है, तो अगर इसे यहाँ 4 लगा देते हैं, 3 12 6 लगा देते हैं और ये 4 और ये कितना हो गया? 6 4 10 5, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अमोनिया का कंबशन रिएक्शन, इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन। सपोज अ वेसल कंटेन्स 0.12 मोल of ammonia and 0.14 मोल ऑफ O2, तो बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO विल बी ऑब्टेन्ड। नाउ लेट अस सपोज कि भाई ये दोनों इतने इतने मोल है, तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा। तो 0.14 डिवाइडेड बाई 4, 0.12 डिवाइडेड बाई 4, 0.14 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0. ये ये आ जाएगा 0.03, है ना, 0.03, और ये आ जाएगा 0.0.08। तो ये कम आ रहा है, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया फिर क्या हो जाएगा? अमोनिया वुड बी द एक्सेस रिएजेंट। सो दिस इज द बेसिक केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सपोज अ वेसल कंटेन्स इतना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO वुड बी ऑब्टेन्ड। तो अगर 5 से बात करें तो 5 से बनता है 4, यानी रेशियो जो है वो 5:4 का है। ठीक है, तो यहाँ 0.14 है, 0.14 से कितना बनेगा? x। अब x की वैल्यू क्या होगी? तो x बाई 0.14 इज इक्वल्स टू 4/5, तो ये वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.56 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? 0.112। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 0.112 मोल। चलिए आगे बढ़े। एक अगला टॉपिक जो है वो है परसेंटेज यील्ड। नाउ व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? परसेंटेज यील्ड को कई बार ऐसे भी लिखते हैं, परसेंटेज यील्ड ये बेसिकली होता है कि जितना आपने सोच रखा था आइडियली कि इतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट बना है। यानी परसेंटेज यील्ड को लिखा जाता है ये कुछ ऐसे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आपने मान लेते हैं सोच करके रखा था, वो सब लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का कंसेप्ट लगा करके भी आपने सोच करके रखा था कि भाई देखिए मेरे 5 मोल्स अमोनिया बनेंगे, 5 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, लेकिन बनता है 2 मोल, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो गया? 2/5 गुने 100, यानी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 2/5 into 100, सो दैट वुड बी
वुड बी हाउ मच परसेंट? 40%। ठीक है, दैट वुड बी 40%। इस तरीके से ये चेक किया जाता है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। चलिए जैसे आगे समझते हैं इन बातों को। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और समझेंगे, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस percentage yield is always found to be, is always found to be found to be less than 100%। यानी 100% जैसा परसेंटेज यील्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नहीं होता है। कई बार आप रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने कुछ अमाउंट मेजर करके रखा है और आप सोचेंगे कि इस अमाउंट के हिसाब से इतना प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन कुछ अमाउंट हो सकता है बीकर के वेसल, मतलब बीकर जो है उसके ग्लास के साथ ही स्टिक करके रह सकता है। कुछ अमाउंट हो सकता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। कई बार ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन ना होने पे भी रिएक्टेंट कुछ बच जाता है, प्रोडक्ट कुछ बच जाता, मतलब प्रोडक्ट कुछ कम बनता है। तो परसेंटेज यील्ड जो है वहां पर में हम लोग प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड जल्दी 100% नहीं रीच। ठीक है, 100% एक आइडियल सिनेरियो है। ठीक, अब अगर बात करें तो दूसरी बात कि परसेंटेज यील्ड से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। यानी amount of reactant consumed remains unaffected, unaffected। इसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट अमाउंट आस्ते आस्ते कम हो जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट का अमाउंट जो कंज्यूम हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम ही अमाउंट कंज्यूम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसको समझते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरी बात, ये परसेंटेज यील्ड कहाँ मेंशन होता है? तो परसेंटेज यील्ड एरो के ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे ए गिव्स बी, और सपोज ऐसा लिख दे 60%, इसका मतलब जितना बनना चाहिए था उसका 60% ही बनेगा। इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो, इफ नथिंग इज मेंशन, तो हम लोग 100% परसेंटेज यील्ड मानते हैं, जो अभी तक मान के आ रहे थे। ठीक है, अगर कुछ इफ नथिंग इज मेंशन, परसेंटेज यील्ड इज टेकन एज 100%। परसेंटेज यील्ड बराबर कितना हो जाएगा? 100%। अब चलिए जैसे आगे समझते हैं इन बातों को कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे a प्लस 2b गिव्स 4c। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम 80%। इसका ले लेते हैं 8 मोल, इसका भी ले लेते हैं मान लेते हैं चलिए 10 मोल। और अब बोलता है फाइंड द मोल्स ऑफ, फाइंड द मोल्स ऑफ सी फॉर्म। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक। 8 by 1 8, 10 by 2 5, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। सारे कैलकुलेशन इसी के रेस्पेक्ट में, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, और इसके हिसाब से एनालिसिस करना भी नहीं है। अब अगर बी और सी के बीच में देखा जाए तो आप देखिएगा कि 2 मोल से बनता है 4, यानी डबल। 2 से बनता है 4, तो यहाँ 10 है, तो 10 से कितना बनेगा? 20 मोल, है ना? 10 से कितना बनेगा? 20 मोल। 20 मोल तो एक आइडियल सिनेरियो में बनना चाहिए था। फिर से सुनिएगा, बनना चाहिए था। बनेगा कितना? तो बनेगा केवल इसका 80%, यानी इसका 80%। अब इसका 80% मतलब 4/5, तो ये आ जाएगा कितना? अरे ऐसे ही काट लिया जाता है ना? इसका 80% ही आ जाएगा 4 16 16। So answer to this question would be, answer to this question would be 16 मोल। तो इस तरीके से एनालाइज किया जाता है परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखा जाए। जैसे हाइड्रोजन है यहाँ N2H4 कैन बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, when 1 kg Cl2NH2 is reacted with excess of ammonia, 473 gram of N2H4 is produced. What is the percentage yield? अब चलिए इस सवाल को देखते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन है बैलेंस्ड है। क्या है रिएक्शन? Cl सॉरी 2 नहीं, क्या है भाई रिएक्शन में? तो रिएक्शन में है, रिएक्शन में है ClNH2 प्लस 2NH3। ठीक है, ये और ये क्या देता है? ये देता है N2H4 प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन देता है। अब बोलता है when 1 kg of ClNH2 is reacted with, इसका 1 kg यानी 1000 ग्राम
इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ, ये एक्सेस में, ठीक है, ये क्या है, एक्सेस में, जितना चाहिए उतना मिलेगा, 473 ग्राम ऑफ N2H4 इज फॉर्म। अब बनना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम से, तो इसको मास एनालिसिस से भी किया जा सकता है। जैसे Cl का वजन हो गया 35.5, नाइट्रोजन का हो गया 14 और 2 16, तो ये आ गया 0.5, 1 और 5 51.5 ग्राम। ये बनाता है N2H4 का कितना, 32 ग्राम, है ना, ये 28 और 4 32, तो 51.5 ग्राम से बनता है 32 ग्राम। यहाँ 1000 ग्राम है तो इससे कितना बनना चाहिए, x ग्राम। तो अगर हम x की वैल्यू निकालने बैठे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगी x अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 31 51.5। तो देयरफॉर x वुड बी 32000 by 51.5। नाउ दिस वुड बी, ये ग्राम, इतना तो होना चाहिए था, ये करीब करीब, अगर इफ आई सी कि भाई ये करीब करीब कितना बैठता है, अगर 50 से भी डिवाइड कर देते, 50 से भी डिवाइड कर देते, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो ये कितना होता, ये हो जाता 64 और 640 640 ग्राम। लेकिन इस 640 का कुछ कितना बना है, 473, तो एक्चुअल यील्ड क्या है भाई, 473, तो 473 डिवाइडेड बाई 32000 अपॉन 51.5, तो ये ऊपर चला जाएगा इनटू 100, ठीक है, परसेंटेज में देखना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 473 इंटू 51.5 डिवाइडेड बाई 32। ये अगर देखें परसेंटेज वाइज कि कितना है, तो यू कैन कैलकुलेट दिस, ये करीब करीब 473 इंटू अगर 50 भी कर लें बाई 32, तो ये डिवाइड किया जाए तो 1 और फिर कितना 8 7 15 1 3, फिर करीब करीब 5, है ना, 75 76 के करीब ये आंसर, ठीक है, तो दैट वुड बी 76.1, ये आंसर आना चाहिए। आप इसे कैलकुलेट करके भी एक बार देख ले, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपका बनना था इतना ग्राम लेकिन बना है कितना, तो 473, तो यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज विद दिस फार्मूला दैट वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड कि भाई एक्चुअल यील्ड आपका 473 ग्राम है और थियोरेटिकल यील्ड जब अभी हमने कैलकुलेट किया इनटू 100, ठीक है। चलिए सॉरी ये पीछे जा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए गिव्स बी, ठीक है, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 90%, और ऐसे ही बी गिव्स सी, इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 80%। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज यील्ड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए इनटू सी। अच्छा ये थोड़ा सा सीक्वेंशियल रिएक्शन का भी इसमें हल्का सा कंसेप्ट है, तो खैर आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आप देखिए तो इसको दो तरीकों से बनाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका कि अगर आप मान लीजिए कि ए का आपने 10 मोल लिया, कितना मोल लिया, 10 मोल, तो बी का कितना मोल बनना चाहिए था, बनना तो चाहिए था 10 मोल, लेकिन बनेगा उसका 90% यानी कि 9 मोल, ठीक है, तो आपका बना 9 मोल, क्लियर है। अब फिर बी से बनता है सी, तो बी का मान लेते हैं 9 मोल है, तो डी का सी का कितना मोल बनना चाहिए, तो 9 मोल ही बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बनेगा कितना उसका 80% यानी कि 80 अपॉन 100, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7.2 मोल। नाउ लेट अस सपोज कि आपने 10 मोल लिया था, तो 10 मोल से कितना बना, 7.2 मोल, ठीक है, 10 मोल से कितना बना, 7.2 मोल। अब जैसे इसको परसेंटेज में देखें कि अगर ये परसेंटेज मतलब यहाँ 90% और 80% नहीं होता तो कितना बनता, अगर नहीं होता तो कितना बनता वो पहले देखना, ठीक है, तो ए से बनता है बी, बी से बनता है सी, अगर हमने 10 मोल ले रखा होता तो 10 से बनता 10, फिर ये 10 यहाँ आता, फिर 10 से बनता 10, यानी 10 ही मोल बनता, लेकिन बना कितना है, 7.2 मोल। तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा, एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100, मतलब अगर परसेंटेज वगैरह नहीं लगा होता तो 10 मोल से 10 ही मोल बनता, लेकिन यहाँ बना है 7.2 मोल, तो परसेंटेज में ये 72% है, तो आंसर तो आ चुका है। एक मेथड और जो थोड़ा इजी है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन दिया है ए से बी कितना 90%, रिएक्शन दिया है बी से सी कितना 80%, आप क्या करिए ना कि सीधा इन दोनों परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो कितना आएगा 90 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, ताकि वो जीरो वाले टर्म्स जो है ना, मतलब आंसर टू डिजिट में आ जाए, उतने नंबर से आपको डिवाइड कर। तो आपने डिवाइड कर दिया इसे, तो ये आ जाएगा 72 डायरेक्ट, है ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में लग रहा है सर, क्या दूसरे क्वेश्चंस में लगेगा? अरे हर क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 72%। नेक्स्ट कम्स अ टर्म कॉल्ड परसेंटेज प्यूरिटी। अब ये परसेंटेज प्यूरिटी क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने कोई केमिकल लेकर के रखा है, मान लेते हैं लेट अस सपोज 100 ग्राम, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने सैंपल लिया है भाई 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम के मुताबिक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो 100 ग्राम में कुछ ही ग्राम एक्चुअल प्योर केमिकल होता है, और जो अपना डिजायर्ड रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो डिजायर्ड रिएक्शन अपना प्योर केमिकल ही शो करेगा। जो उसमें इम्प्यूरिटी मौजूद है वो केमिकल शो नहीं करेगा, मतलब वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये कैसे देखा जाता है? ये ऐसे देखा जाता है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं हमने एक रिएक्शन लिखा, जैसे CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, और आपको क्वेश्चन कहता है इफ वी हैव टेकन 80% प्योर सैंपल ऑफ 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट NTP। मान लेते हैं ये सवाल आपसे पूछा, तो आप देखिए क्वेश्चन से ही हम लोग इस कंसेप्ट को इजीली समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया? 200 ग्राम। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना है? तो 80%। यानी अगर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो कितना होगा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट? तो वो हो जाएगा 80/100 इंटू 200 ग्राम इंटू 200 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 160 ग्राम। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 160 ग्राम। यानी अपना जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो कौन शो करेगा? तो डिजायर्ड रिएक्शन ये 160 ग्राम ही शो करेगा। ये जो 200 ग्राम है ये डिजायर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ, सॉरी सॉरी, 200 ग्राम हाँ पूरी तरह से डिजायर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये 160 ग्राम है, यही अपना डिजायर्ड रिएक्शन शो करेगा। इसमें 40 ग्राम असल में इंप्यूरिटी है जो डिजायर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एक बात को समझ लेंगे हम लोग कि ओनली the pure sample shows the desired reaction. Only the pure sample shows the desired reaction. Clear है एकदम? Impurity do not show desired reaction. कुछ नहीं है, बेसिकली एकदम पिछले वाले सब क्वेश्चंस की ही तरह है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है कि आपको प्योर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, प्योर का परसेंटेज निकालना। जैसे 200 ग्राम दे दिया, आप अगर 200 ग्राम लेकर के कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको उसका 80% यानी 160 ग्राम लेकर के कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अब तो आसान है, अब तो मोल निकालो आप कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कितना आ जाएगा? 1/6, सॉरी 1/6 मोल। इसे मिटा दूं मैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये कटा हुआ है। चलिए सामने लिख लेते हैं। तो ये क्या है भाई? ये है 1.6 मोल। तो अब अगर आप देखिए तो 1.6 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से अगर आप देखेंगे तो एक मोल से CO2 कितना बनता है? एक मोल, एकदम सेम रेशियो है। तो 1.6 मोल से कितना बनेगा? 1.6 मोल। अब 1.6 मोल CO2 अगर एनटीपी पे बना है तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर से आपको गुना कर देना है, बाकी आंसर आ जाएगा। एक मोल का वॉल्यूम एनटीपी पे वी नो दैट इट इज 22.4 लीटर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 80% प्योर। ठीक है जी, कैल्शियम, अच्छा यहाँ भी 80% ही है। 25 ग्राम ऑफ दिस सैंपल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड एट। देखिए एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल है लगभग। अब अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और 80% प्योर है, तो चलिए 80% पहले इसका कैलकुलेट कर दें।
तो ये 4/5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 ग्राम, है ना। ये कैसे 5 5 चौके 20 ग्राम, हाँ बिल्कुल सही। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो 0.2 मोल। 100 ग्राम मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 100 से आप डिवाइड कर लीजिए, 0.2 मोल आएगा। अब देखिए 1 मोल से बन रहा है CO2 1 मोल, द रिएक्शन इज वेल बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड रिएक्शन, तो 1 से बन रहा है 1 मोल, तो 0.2 मोल से बनेगा कितना, 0.2 मोल। अब 0.2 मोल अगर CO2 है तो वॉल्यूम कितना होगा, इंटू 22.4 यानी 4.48 लीटर, यानी आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। अगला सवाल देखा जाए, इन द रिएक्शन अमोनिया, अच्छा अमोनिया गिव्स N2 प्लस 3H2, यहां पर मैं एक 2 छूट गया, 2 अमोनिया होगा यहाँ, है ना। If 5 moles of 5 moles of ammonia of 80% purity 80% purity is heated to produce N2 and 3H2, find the total moles of gas formed if percentage yield is 60%। देखिए यहाँ एक percentage yield भी जोड़ दी। तो पहली बात तो अमोनिया का 5 मोल है लेकिन 80% प्योर है, तो कितना हो गया, तो इसका मतलब हो गया 4 मोल। अब आप देखिए 2 मोल से बनता है 2 मोल 2 मोल से बनता है नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल, तो यहाँ 4 मोल है। तो जब 2 से बनता है 1 और 3, तो 4 से बनेगा कितना, 2 और 6, यानी इन टोटल 8 मोल बने। फिर अगेन 8 मोल तो बनना चाहिए था, बनेगा कितना, बनेगा उसका 60% ही, क्योंकि परसेंटेज यील्ड अपना 60% है। तो देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 8 मोल का 60%, यानी 4.8 मोल। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। Now we have discussed the concept of limiting reagent, percentage yield, percentage purity. I hope that you will find this video lecture helpful for you. और अगले upcoming video lectures में we will deal with the topics like sequential reaction and parallel reaction. यहीं पर मैं हम लोगों का stoichiometry वाला portion खत्म हो जाएगा, यानी अगले ही video lecture में या most probably एक या दो video lecture में parallel sequential we might take in one single video lecture, या फिर देखते हैं अगर बड़ा होगा तो दो अलग अलग video lectures में रखेंगे। क्लियर है एकदम। तो यहां पर मैं सीक्वेंशियल पैरेलल जैसे ही खत्म हो जाएगा तो स्टोइकियोमेट्री वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन टर्म्स की बारी होती है, मोलैरिटी मोलैलिटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Thank you so much for watching this video lecture. Do like, share and subscribe to the channel. If you find it useful, share it to the ones who require it. See you. Bye bye.